तो 2 डायमेंशन हमने नहीं पढ़ाई है, इसलिए हम फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ाएंगे। फिर एक दिन आपको रिलेटिव मोशन पढ़ा देंगे, तब उसमें व्हीकल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब जरा सावधान हो जाइए और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर को बहुत छोटे क्लासेस से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब उसी को थोड़ा सा पॉलिशिंग करके थोड़ा सा हैवी बनाया गया है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? समझते हैं। वर्क क्या होता है? आप फोर्स लगा करके किसी बॉडी को, देखिए जो भी हेडिंग डालेंगे उस हेडिंग को समझा देंगे, नोट्स बना लीजिएगा अपने आप। वर्क के बारे में बात करते हैं। अगर किसी बॉडी में फोर्स लगा करके आप उसको ऐसे कुछ बना नहीं पा रहे, थोड़ी अच्छा, फोर्स लगा करके किसी बॉडी को, ये दिख रहा है कि बहुत ऊपर लिख रहे हैं हम? ऊपर लिख रहे हैं ना? सर यस थोड़ा सर, दिख ऊपर। रहा है। कुछ लोग ऐसे झांक रहे होंगे, ऐसे शायद दिख जाए। पर नीचे कर दो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ दिख रहा यस है। सर। हाँ सही है, सही है। किसी बॉडी पर फोर्स लगा करके अगर बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वी हैव टू डू वर्क। तो वर्क का मतलब होता है द फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एंड यू आर डिस्प्लेसिंग द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट सफिशिएंट फार्मूला, तो आप लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? यूनिट, अगर वर्क की हम बात करें तो एक तो आपकी यूनिट एमकेएस के हिसाब से, जिसको कि एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आईएस होना चाहिए, सिस्टम डी इंटरनेशनल। क्या नाम होता है इसे? सिस्टम डी इंटरनेशनल, ठीक है? डी डी, ठीक है? अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, या एक और यूनिट होगी, क्या होगी? जूल। ये स्पेलिंग जूल की सही लिखी हुई है? ये स्पेलिंग जूल की सही लिखी है, यूनिट सही लिखी हुई है? ये जो हमने जूल लिखी है, ये स्पेलिंग सही है, यूनिट सही है? अरे जल्दी बताइए। जी नहीं, सही नहीं है। क्या गलत है? हमने बताया था साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट लिखनी है तो ऑल द लेटर शुड बी स्मॉल, जूल। दूसरी यूनिट होती है उसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है? ये हो जाएगी आपकी डाइन, सेंटीमीटर या अर्ग होती है। और जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, और डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन एंड जूल एंड अर्ग? तो आपने पढ़ा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है? तो ये इसकी यूनिट हो गई है। अच्छा, डायमेंशन निकालेंगे, अगर डायमेंशन क्या है तो कैसे निकालेंगे, जरा बता, इसका जरा डायमेंशन बताइए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क? नहीं समझ में आ रही बात? ये डायमेंशन बताइए। ML2 ML2 ना बोला करिए, आप ML2 बोलेंगे तो हम भी बदतमीजी करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे या ML2 लिखेंगे वैसे। ML² बोला करिए, और जहां पर पावर माइनस हुआ ML−2 बोला करिए, मतलब जो कहा जाए सही बोला जाए। सही बोल रहा है आपने, ML² T−2। ये वर्क की डायमेंशन होती है, यही एनर्जी की भी डायमेंशन होती है, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, फोर्स की एक और यूनिट होती है ग्रेविटेशन, केजी वेट। तो केजी फोर्स मीटर भी हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक नोट लिखते हैं, नोट करते जाइए। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, या फोर्स का वो कंपोनेंट वो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है?
जरा एक नोट देखिएगा, एक नोटिंग मैं बता रहा हूं। सपोज करिएगा कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ये वही वाली कार है रिमोट वाली जो आप मेले से लेकर के आए थे, बाद में इसके सेल खत्म हो गए हैं, तो मम्मी ने दोबारा सेल नहीं डलवाए हैं इसमें, तो इसमें धागा बांध करके आपको कह दिया चला, तो ऐसे आप चला रहे हैं। आपने यहाँ पर एक धागा बांध दिया, एक रस्सी बांध दी और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ पर आ गई है और एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आई है। क्या आपने जिधर फोर्स लगाया उधर गाड़ी गई? No, sir. या जिधर गाड़ी गई उधर फोर्स लगाया? No, sir. तो गई क्यों? तो एक्चुअली में उधर फोर्स का एक कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा, याद है आपको? तो जब मैं वर्क की बात करूंगा तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्चुअली जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन का फोर्स लेना पड़ेगा, या जिधर फोर्स लगा उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो यानी कि एफ कॉस थीटा लेना पड़ेगा इनटू एस लेना पड़ेगा, और एफ एस कॉस थीटा लेना पड़ेगा। और अगर वेक्टर आपको याद हो तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द another formula of force, fs cos theta या f dot s। बताते रहिए जब कर लीजिएगा। सर लिख लिया। अच्छा, अब मान लिया आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स वेरिएबल था, चेंज हो रहा था बार बार, तो आपने जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोला होगा तो ये तो मान के चले होंगे यहाँ से यहाँ तक फोर्स वही रहा होगा। तो अगर मैं हर एक जगह पे फोर्स चेंज कर दूंगा तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई प्रैक्टिकली आप लिख रहे हो एफ एस कॉस थीटा, तो ये मान के आप चल रहे हो कि बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई है, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स चेंज नहीं हुआ होगा। अब लिखिए वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब क्या, जब फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हैं? भाई चूंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स तो लगातार चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जरा समझिएगा, तो मैं करूंगा क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, जरा समझिएगा। मैंने माना बॉडी यहां से यहां तक गई है और फोर्स ऐसे चेंज हो रहा है, बॉडी यहां से लेकर के यहां तक गई है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, x1 से लेकर के x2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन फोर्स चेंज हो रहा है। तो अब डायग्राम समझ में आया? तो अगर मैं ये कहूं कि भाई, अगर मैं ये कहूं कि ये 10 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अगर x1 को हम 10 मीटर मान लें, x2 को 30 मीटर मान लें, और आपसे कहें बताइए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या कहेंगे आप? 20 मीटर। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर है, लेकिन क्या फोर्स आपको मालूम है एग्जैक्ट क्या है? अगर मैं मान लूं यहाँ 10 न्यूटन है, तो क्या यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है, तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? No, sir. नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब जरा समझिएगा,
फोर्स चेंज हो रहा है ना। कोई Yes, sir. ऐसा पॉइंट अगर मैं मान लू यहाँ पर एक पॉइंट मान लू, ये यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, थोड़ी दूर तक तो एफ लगा होगा। अगर मैं मान लू यहाँ पर 5 न्यूटन है तो थोड़ी ही दूर तक 5 लगा होगा, फिर 5 पॉइंट या 4.9 हुआ होगा, नहीं कह सकते। मतलब भाई देखिए, अगर मान ले एक फोर्स 5 न्यूटन है और 5 न्यूटन से वो 5.1 होना है, तो थोड़ी देर तो 5 रहा होगा ना, एक आध क्षण के लिए रहा होगा। तो मैंने कहा कि बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए ये एफ रहा होगा और ये डिस्प्लेसमेंट डीएक्स रहा होगा, यानी इतनी ये जो ये है इसमें फोर्स एफ ही रहा होगा। समझ में आई बात, यहाँ से यहाँ समझ में आई बात। तो चूंकि बहुत स्मॉल चेंज है तो इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं आप। तो Yes, sir. ये डायग्राम बहुत छोटा बना है कि समझ दिख रहा है ना आपको क्या बना है। तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने जो स्मॉल वर्क किया है वो एफ इंटू डी एक्स है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे छोटे 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 ऐसे टुकड़े बना लीजिए। Sir, यहाँ पर X फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट, Okay. फिर समझिएगा फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लिया बॉडी 10 से लेकर के 30 तक जा रही है, फोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन जब फोर्स चेंज हुआ होगा, मान लिया कहीं पर 10 न्यूटन फोर्स था तो 10 से चेंज हो रहा है मान लिया, तो 10 से जब 10.1 हुआ होगा या 9.9 हुआ होगा तो थोड़ी देर तक तो 10 रहा होगा। हम कहते हैं माइक्रो सेकंड तक रहा, थोड़ी देर तक 10 रहा होगा। उस Yes. थोड़ी देर के 10 में डिस्प्लेसमेंट डीएक्स रहा है जिसमें कि फोर्स एफ रहा है। समझ में बात नहीं आई। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में जो स्मॉल वर्क हुआ है वो एफ इंटू डीएक्स है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक सेकेंड, Yes. ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद फोर्स 9 से हो गया 9 पॉइंट या 5 से हो गया 4.9, तो यहां से यहां तक 4.9 रहा होगा, यहाँ से 4.8 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक फोर्स के लिए छोटे 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 रेक्टेंगल बना दें और सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। नहीं कर सकते हैं भाई। इसी प्रकार से अलग अलग एरिया के फोर्स का डिस्प्लेसमेंट निकालते जाएं और सबको उठा के ऐड कर दें तो आपको ये वर्क निकल आएगा या नहीं निकल आएगा। वो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक मिनट, मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हैं, मैथमेटिक्स लगेगी ना। तो जब टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन, तो इसी को हम सिग्मा लगा देते हैं और सिग्मा को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो हम क्या करेंगे, x1 से लेकर के x2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल x1 टू x2 f dx। इस प्रकार से वर्क निकलेगा। समझ में आई बात। अभी मैं क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहा हूं, चिंता मत करिए। आप जरा समझिएगा, नोट करिए। ये इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, नोट कर लिया। यस सर। अच्छा, ये बताइए जो एफ डी एक्स आपने निकाला है, ये एक्चुअली ये इसका एरिया नहीं दिख रहा है आपको रेक्टेंगल का। ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है इसका एरिया तो है ये। तो इसका मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं, सबकी एरिया निकाल रहे हो। यानी कि अगर ये पूरी एरिया निकाल ली जाए यहाँ से यहाँ तक तो आपको वर्क डन निकल जाएगा। यानी एक्चुअली ये है क्या, ये है एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। आपको याद होगा एक और कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसमें
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में बताया था, एरिया निकाला था, वो उससे मतलब नहीं है, ये एरिया निकाल के हम वर्क निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फोर्स क्या रखा जाएगा, ये दिमाग में ये आ रहा होगा ना कि फोर्स की वैल्यू क्या रखे। देखिए फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा नहीं चेंज हो रहा, तो एक्चुअली में फोर्स डिस्टेंस का फंक्शन दिया होगा, मतलब वो वैल्यू दी होगी कि फोर्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लिखिए जरा, साथ ही साथ लगाते हैं। ये डायग्राम बन गया, एक कंसेप्ट समझ में आ गया, इंटीग्रल क्यों किया गया। ये जो सिग्मा होता है ना पूरी वैल्यू निकालने के लिए सम जो होता है, उसी को मैथमेटिक्स की भाषा में इंटीग्रेशन कहा जाता है। लिख लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। सर लिख लिया। हाँ, अब जरा समझिएगा। अब आप कहेंगे साहब यहाँ फोर्स क्या लिखा जाएगा, एक्चुअली फोर्स दूरी के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो फोर्स एक्स का फंक्शन लिखा होगा। अच्छा कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर लिखा रहता है एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब दूरी के साथ साथ फोर्स चेंज हो रहा है। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया गया था तो कहा गया था y इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये कहा गया था। ये फंक्शन नहीं है, यहाँ फोर्स के लिए x यहाँ पर डिनोट कर देते हैं कहीं पर, तो ये इसलिए लिखते हैं कि फोर्स x के साथ साथ चेंज हो रहा है। एक न्यूमेरिकल लिखिए जरा, उसमें साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत टेक्निकल चीजें अब आएंगी धीरे धीरे, टफ नहीं है, थोड़ा सा प्यार से पढ़िएगा फिजिक्स को और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा। लिखिए अ फोर्स F इज इक्वल टू, अब फोर्स F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। अब देखो फोर्स x का फंक्शन है कि नहीं है, न्यूटन। देखिए अब फोर्स F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स न्यूटन is acting along x-axis. A force F is equal to 2 plus x Newton is acting along x-axis. देखा, if a body is displaced, if a body is displaced from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter, if a body is displaced from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter, then find the work done. Then find the work done. अब देखिए क्वेश्चन समझ में आया, पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए फोर्स एक्स का फंक्शन है, यानी कि एक्स के चेंज होने पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दूरी के साथ साथ चूंकि फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। वैसे एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर से एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर के बीच में बॉडी 1 जाती है, मीटर। 1 मीटर। तो वैसे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब बताइए अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो कोई क्या कांस्टेंट फोर्स है, दूरी के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रल एफ डी एक्स, और लिमिट एक्स की क्या होगी 1 से लेकर के 2 तक, इंटीग्रल 1 to 2, एफ का मान क्या है 2 प्लस एक्स डी एक्स। अब आपको इंटीग्रल करना आता है, 2 का इंटीग्रल अलग हो जाएगा 1 to 2, 2 dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 x dx अलग हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, इसको इंटीग्रेट करो फिर हम वैल्यू बताते हैं। 1 मिनट तुम लगाइए।
बताइएगा जब हो जाए। अब आप कहेंगे सर ज्यादा मजाक मत करिए, आप ही बता दो कहाँ तक हम लगाएंगे। जरा सुनिए ध्यान से। आपको इंटीग्रल आता है ना? हमने आपको बताया था, याद करिए। हमने कहा था अगर अकेला dx है तो इसको केवल x लिखेंगे, और अगर कहीं पर x की पावर n dx है तो इसको x पावर n+1 अपान n+1 लिखेंगे। याद आया नहीं आया? अकेला dx है तो उसको x लिखेंगे, अगर x पावर n dx है इसको x पावर n+1 अपान n+1 लिखेंगे। याद है ना? अब देखो यहाँ टू, क्या 2x का फंक्शन है? जी नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया। यहाँ अकेला dx है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? x। इसके बाद लिमिट कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट लिख करके लिमिट 1 to 2 यहाँ लगाते हैं। इधर आइए, यहाँ x की पावर कितनी है? 1, और x पावर n का इंटीग्रल क्या है? x पावर n+1 अपान n+1, यानी x पावर 1+1 अपान 1, यानी x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 to 2। जरा लिमिट लगाने का तरीका देखिए। w इज इक्वल टू 2। लिमिट का तरीका क्या होता है? पहले x की जगह अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखिए। ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस, ये जो 2 है ना इसको बाहर निकाल लो, 1/2। x की जगह अपर लिमिट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1, 2 into 1 प्लस 1/2 into 1, तो 2 प्लस 1/2 बोले तो 5/2 जूल। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को अप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए। हो गया? यस अब आते हैं एनर्जी। अगला है एनर्जी। अभी वर्क के बारे में और बताया जाएगा क्योंकि इसमें आपस में रिलेशन है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे इंडिकेट किया गया है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? आप बड़े एनर्जेटिक कहें, मतलब क्या हुआ भाई? बोले हम नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, वाह क्या बात है माशाल्लाह, तो एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? कुशल उत्तर ना, आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं। जैसे आज हम बहुत कम एनर्जेटिक लग रहे होंगे आपके सामने, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? अब हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम एनर्जेटिक लग रहे हैं आज, क्योंकि हमारे कॉलेज खुल गए हैं और हम लोगों को 8 से 4:30 बजे तक कॉलेज में रहना है। 8 से 4:30 यानी 8.5 घंटे कॉलेज, प्लस इसके बाद घर में जो पढ़ाना हो तो है ही है। तो थोड़ा एनर्जेटिक कम हो गए हैं क्योंकि आज ही पहला दिन था, धीरे धीरे हैबिचुअल होंगी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी, अगर हम सिंपल डेफिनेशन बात करें तो आप कहेंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। तो लिखिए एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बहुत टाइप की एनर्जी हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1, लिखिए टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब होता है जहां पर कोई चीज छू करके आप उसको एनर्जी देते हैं, उसको मैकेनिकल कहा जाता है। इस तरह से मैकेनिकल तरीके से हम काम करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में नंबर 1 लिखिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये सब आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत नई चीज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप क्या कहेंगे? अभी हमने एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखाई? एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखाई बताइए? कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क।
अब वर्क कैसे आप करेंगे? हमने कहा कि भाई किसी भी मोशन के कारण वर्क करने की एबिलिटी, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जैसे अब किसी कमरे से धुआं निकल रहा है, हीरोइन कमरे के अंदर बैठी है, बाहर हीरो चिल्लाता है, रेखा दरवाजा खोलो, रेखा तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कोई पिक्चर देखी नहीं देखी? तो दरवाजा कैसे देखिए खोलता है हीरो? सर लात मार के तोड़ सर, के। तोड़ के। दौड़ के मारता ना, वो फिजिक्स एपी वाजपेयी से पढ़ा हुआ है। दौड़ के बहुत तेज दौड़ के आता है और मार देता है और दरवाजा खुल जाता है। देखा अंदर रेखा बीड़ी पी रही थी, वो धुआं बीड़ी का निकल रहा था। अब उसको क्या मालूम बीड़ी पीती है रेखा, उक्का उक्का ऐसे गुड़गुड़ा रही थी, उसको लगा मर गई, मतलब मरने वाली जो भी है। तो यानी कि हमें रेखा से मतलब नहीं है, मेन हीरो के दौड़ने से, लात मारने से दरवाजा खुलने की बात आती, यही चीज हम बात कर रहे हैं। तो उसको कैसे मालूम था? उसने कभी हमारा पढ़ाने का तरीका देखा होगा, एपी सर ने बताया था कि दौड़ने से एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो लिखिएगा, जैसे आप मान लिया, जैसे मान लिया आपकी लड़ाई किसी से हो जाओ, आप बहुत दुबले पतले नहीं जीत पा रहे, तो क्या करेंगे? अपनी तेज जाएंगे, उसके ऐसे मार मार देंगे उसको, तो चोट लग जाएगी। कभी करते ही नहीं करते? कभी ऐसा करते हैं जैसे दौड़ के उसको धक्का मार दिया? हम तो छोटे थे काट खाते थे, हमको तो ताकत थी नहीं, तो जिसके पकड़ में आ गए, जहां पकड़ा वहां काटा। और काटा ऐसा जब तक दांत हटाते नहीं थे, चाहे खून निकल आए, तो भाई क्या करें, गुस्सा कहाँ ले जाए। तो लिखिएगा, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी, तो पोजेस्ट जो भी क्या उसको प्रोनाउंस करते, तुम लोग तो इंग्लिश वाले हो, बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोजेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले बोले कुछ भी कहते होंगे। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिखा? अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा किसी बॉडी के मोशन के कारण जो उसमें वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, लैंग्वेज आपको लिखनी है। हमने कहा सपोज एम मास की एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, यू बराबर 0 का मतलब क्या होता है? इनिशियली रेस्ट में है। हमने उसमें फोर्स एफ लगाया, उसकी वेलोसिटी v कर दी, और उसमें डिस्प्लेसमेंट s हुआ, और a उसका एक्सीलरेशन है। जैसा लिखा है हमने यहाँ, ये लैंग्वेज में लिख लेंगे ना आप? सर एक बार दोबारा बताना। नहीं, हम लिखवा नहीं रहे कि सपोज द बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स f the velocity of the body becomes v, displacement is s, and a is the acceleration। लिख देंगे। अब देखो, हमने फोर्स लगा करके किया क्या है, बॉडी को वेलोसिटी दी है, और हमने कहा उसको वेलोसिटी देने से जो वर्क किया हमने, या भाई देखो जितना हमने वर्क किया उस बॉडी पे, यानी वो बॉडी उतना आगे वर्क ट्रांसफर कर सकती है, नहीं समझे? एक पत्थर लिया आपने, बड़ी तेज से फेंका, आपने क्या फेंका? आपने पत्थर फेंका, आपने एक्चुअली में अपनी एनर्जी पत्थर को दे दी, और सामने वाले के जाके खोपड़ी पे खड़ से लड़ गई, बोले हमने थोड़ी लड़ाई, तो पत्थर लड़ा जाकर। तो पत्थर को एनर्जी किसने दी थी? आपने दी थी ना। तो उसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमको वर्क निकालना है, वर्क F इंटू एस होता है, होता है ना? यस सर। हमको F निकालना है, F बराबर M इंटू ए होता है। तो हमको A निकालना है, बस A निकालो यहाँ पर। तो A कैसे निकालेंगे? पाई इक्वेशन, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है? बेसिकली यस। हैं? ऐसे बोलो। थर्ड इक्वेशन। v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, 80 यू टू ए है भाई। बाई इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as निकाल क्या रहे हैं हम? एक्चुअली a निकाल रहे हैं, उठा के यहाँ रख देंगे तो वर्क में निकल आएगा। v बोले तो जो हमने वेलोसिटी दी है, u बोले तो 0, 2a बोले तो पता नहीं, s बोले तो पता नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी? v स्क्वायर अपॉन 2s निकलेगी, कोई दिक्कत? नाउ वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। W इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस, F होता है M इंटू ए इंटू एस, M इंटू ए बोले तो V स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, एस गई अपने घरे। तो W इज इक्वल टू
हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। ये आपने वर्क क्या किया था, इस वर्क से आपने इस वर्क से उस बॉडी को वेलोसिटी दी थी, है ना। और हमने कहा जो वेलोसिटी देने में वर्क खर्च हो वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये आपने इसको वेलोसिटी दी थी, यही उसकी एनर्जी आ गई, तो यही काइनेटिक एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हैव यू गॉट दिस फार्मूला? यस, नोट करिए। तो कर लिया। अब एक रिलेशन अलग से आ गया है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब सोच रहे होंगे लीनियर मोमेंटम पूछेगा मास्टर अभी कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। हाँ पूछेंगे, रुक जाइए। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखिए हम जानते हैं, दैट लिख देंगे, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, ये हाफ एम यू स्क्वायर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसमें वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। अब अगर कहीं पर अगर दिया हुआ है कि बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो आप उस वेलोसिटी को चाहे यू मानो चाहे वी मानो, कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, याद है? याद करिए जरा, लीनियर मोमेंटम पढ़ाया गया है आपको, बोले पढ़ाया सब कुछ गया, क्या क्या याद करें। मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, याद आया? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, याद आया? आपको जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया गया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड फोर्स, याद है? हमने कहा था हैवी व्यक्ति आपको धीरे से धक्का मार देगा, आप गिर जाएंगे, वो आप दौड़ के धक्का मारेंगे, तो याद आया नहीं याद आया? यस। अब याद आया? तो अब इस पे रिलेशन निकालना है। अच्छा इसमें कौन सी चीज है जो चेंज हो रही है? वी चेंज हो रहा है, भाई मास बॉडी का तो चेंज नहीं होगा, तो ऐसा करो वी को गायब कर दो। कैसे गायब करेंगे? इस इक्वेशन का स्क्वायर करो और इसके साथ डिवाइड कर दो। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका के अपान पी स्क्वायर। देखो हमने 1 एंड 2 कहा डिवाइडिंग, हमने ये नहीं कहा 1/2, ये आप अपने स्तर से देखो किसको किससे डिवाइड करना है। के की वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर और ये है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कट गया, तो के अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, तो पी की वैल्यू आएगी √2km। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में ये रिलेशन होता है। लिख लिया सर। अब लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक मिनट लिखिए।
अभी एक दो दिन पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कुछ बताया था, तो वही पूछना चाहता था मैं। जरा बताइए क्या बताया था। एक दो दिन पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कुछ हम बात कर रहे थे, पहले तो याद करिए कहाँ बात कर रहे थे, याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया किसी को? ना हाँ ना बोलो फिर हम बात करें। नहीं सर। नहीं याद आया? गलत चीज है भाई, पढ़ के नहीं बैठोगे कैसे काम चलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आपको याद होगा कि जब हम वर्टिकल सर्कल में मोशन के बारे में बात कर रहे थे, याद करिए उस डायग्राम को, जब वर्टिकल सर्कल के बारे में बात कर रहे थे, तो पार्टिकल को जब यहाँ से यहाँ तक ले गए थे हम, तो हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ से और यहाँ पर जाने में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन के बराबर था। याद आया? यस सर। यही था। तो लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, मतलब वेरिएबल फोर्स होगा तो चेंज हो जाएगा, फॉर कांस्टेंट फोर्स। जरा समझिएगा, आप कोई व्यक्ति है, वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है उसका कुछ मास है, यानी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, सही कहा मैंने। आप पीछे से दौड़ के गए, उसको बड़ी तेज धक्का मार दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। उसकी क्या बढ़ी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? या आपने आगे से धक्का मार दिया, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यानी बढ़ी या घटी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई? जितना आपने वर्क किया। समझ आ रही बानी आ रही? अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है, उसके पास कुछ एनर्जी है, आपने उस पर फोर्स लगा दिया, आपने उस पर वर्क कर दिया, आपने उसको धक्का मार दिया, यानी आपने वर्क किया, तो जितना आप वर्क करेंगे उतनी उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझ आ रही बात? इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिखिएगा द वर्क डन बाई द नेट फोर्स, द वर्क डन बाई अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। नेट फोर्स इसलिए कहा कि भाई कई लोग मिलकर के उसमें फोर्स लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो वर्क डन बाई अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बात मैं कर रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर चेंज इन इट्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रैक्टिकली बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई बहुत तेजी से आ रहा है और आपने उसको धक्का मार के उसको रोक दिया, पता चला बहुत तेजी से आ रहा है, आपने धक्का मार के रोक दिया, आपने आपको गिरा के भाग गया वो, तो आप नीचे गिर गए, वो आपके ऊपर से चलता हुआ चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि आप उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं कर पाए। समझ आ रही बात नहीं आ रही? आपको एनर्जी तो होनी चाहिए ना उसे चेंज करने के लिए। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, लॉजिक समझ आया क्या करना है? तो जरा समझिए करना क्या है। कोई बॉडी, हमने कहा सपोज एम मास की बॉडी है, बॉडी ऑफ मास एम is moving with velocity u. After applying the force F, its velocity becomes v and it moves the distance s and its acceleration is a. Have you got this language? लिख लो चाहे, let a body of mass m, let a body of mass m is moving with velocity u, and after applying the force F, after applying the force F, its velocity becomes v, and s is its displacement and a is the acceleration. F is its displacement and a is the acceleration. जरा समझने की कोशिश करिए हमें करना क्या है। हम हमारी जो स्टेटमेंट है, तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम की, उसी को अप्लाई करना है। जरा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िए, क्या कह रहा है? वो कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखिए ध्यान से, जरा इस दोनों वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। वी नो दैट
एक रिलेशन मेरे पास पहले से है, वी नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। देखो जरा दोबारा देखिए, अगर मैं कहूं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी थी, तो आप कहेंगे हाफ एम यू स्क्वायर। भाई इनिशियल अगर बॉडी की वेलोसिटी u थी, बॉडी का मास m था, तो इनिशियली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो हाफ एम यू स्क्वायर थी कि नहीं थी। बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो फाइनली आपकी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। तो चेंज कितनी हुई, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये निकालना है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? भाई हम कोई प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हमारे पास पहले दिमाग क्यों होना चाहिए, हमको निकालना क्या है, हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। तो ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो निकालना है आपको। तो ऐसा करो, यू स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। अब आपको यहाँ पर हाफ लेके आना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू as हो गया। कोई दिक्कत। अब आपको m चाहिए, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई m, मल्टीप्लाइंग बाई m से करोगे तो आएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू MAS। यहां तक कोई दिक्कत आई, यहां तक कोई दिक्कत आई। अच्छा जरा इधर देखो लिखा क्या है ये, अगर मैं कहूँ इधर लिखा क्या है, तो आप कहेंगे ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको हम लिख दें काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कोई दिक्कत। अब ये कफ नहीं है, कफ सिर्फ वाला के, चाहे K2 लिख दो ना, लिखो K2, ये लिख दो K1। जरा इधर आइए, MA, ये MA क्या होता है, Force. तो फोर्स इनटू S, ये क्या होता है, ये किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा के इक्वल आ रहा, नहीं आ रहा है। और आपका स्टेटमेंट क्या कहता है, यही तो कहता है आपका स्टेटमेंट, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो गया, नोट करिए इसको। यानी ये प्रूफ किस किस फोर्स के लिए है, ये उस फोर्स के लिए है जो फोर्स कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर हर एक स्टेज पे फोर्स चेंज होगा, तो यू कांट अप्लाई दिस मेथड, यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रल मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा साइड होना। फिजिक्स समझ में आ रही सबको। अब आप यहाँ तो हाँ ही करोगे, करोगे क्या, बोले ऐसी सिचुएशन में आप बोल देते हैं कि कब क्या बताएं, आ ही रही होगी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि काफी कुछ बेसिक आप छोटे क्लास में इसको पढ़ाए हैं, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट यहाँ बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेंदी है। नेक्स्ट वीक इसी दिन आपको हम मैसेज पहले से कर देंगे, ग्रुप में सभी लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, उसमें रिलेटिव मोशन जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन वाली बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन पढ़ाएं। आज कौन सा दिन है, वेंसडे, थर्सडे नहीं, आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे 3D वाला, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीक न्यूमेरिकल हो सके। तो सैटरडे को रिलेटिव मोशन पढ़ के बैठिएगा, नेक्स्ट वीक तो यही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टर्न पे सैटरडे को रिलेटिव मोशन पढ़ाया जाएगा। नोट कर लिया इसको। सभी को बात समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से आ ही रही होगी। कि अर्जुन साहब क्या ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट एक दिन आया था एक बार, उसको अलग से मैं बहुत इंटरटेन कर रहा था, लगता है वो निकल लिया बाण वाण चला करके, नहीं समझ में आया होगा। हो गया, कोई दिक्कत।
हो गया सर। अच्छा, आप जरा समझिएगा, आपने पिक्चरों में देखा होगा, नहीं वो हीरोइन वाला हो गया, वो तो ठीक, बीड़ी वीड़ी पी रही थी तो छोड़िए, बीड़ी वालों को क्या बताएं, आजकल देखा होगा बहुत सारी हीरोइन गांजा वांजा पीती है, अभी न्यूज में आया था। खैर वो तो छोड़िए। अब देखो हीरो जब विलन को मारता है तो एक तो दौड़ के बहुत तेज से लात मारता है, दो चार लोग गिर जाते हैं, ऐसे लात उठाता है ऐसे लात चलाता है गिर जाता है, यानी वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी क्या होता है जब वो विलन के उसमें जाता है गढ़ में, उसकी जहां पर उसकी बहुत भीड़ होती है और देखता है बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो क्या करता है, वो हाइट पे ऐसे बहुत दो चार मंजिल मकान पे ऐसे जाता है, इसे देखता है और देख के वहीं से कूद पड़ता है उनके ऊपर, और कूदने से 8-10 विलन वहीं पर उसके आदमी गिर जाते हैं और दो चार मर भी जाते हैं। देखा पिक्चर में, नहीं देखा? देखा है। उसमें तुमने पिक्चर में देखा, उसमें साइंस लगाई आपने, सर एक सेकंड सर। साइंस है। टाइम लगाई जाती तो मतलब बंदा मर जाता। हाँ, तो आपने क्या देखा, उस बॉडी में, उस हीरो में उसकी पोजीशन के कारण एक वर्क होता है, यानी किसी बॉडी में किसी पोजीशन के कारण वर्क करने की जो वो होती है कैपेसिटी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? भाई जैसे एक स्प्रिंग लिया आपने, स्प्रिंग मोटी सी थी, ऐसे दबा दिया आपने स्प्रिंग को कस के, आपने क्या किया, उस स्प्रिंग की पोजीशन चेंज कर दी। क्या वो स्प्रिंग उस पोजीशन चेंज को अपोज कर रही थी? कर रही थी। आपने स्प्रिंग लिया, खूब कस के दबा दिया ऐसे, तो आप जब दबा रहे थे तो क्या स्प्रिंग आपके इस फोर्स को अपोज कर रही थी, नहीं कर रही थी? कर रही थी, और आपने जबरदस्ती उसको दबा दिया, तो आपने वर्क किया, तो वो वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपने एक रबड़ लिया, मोटी सी रबड़ बैंड लिया, मोटी सी, और आपने बहुत तेजी से खींच दिया उसको, वो उसको अपोज कर रही थी क्योंकि इलास्टिक थी, और आप जबरदस्ती उसके अपोजिशन के खिलाफ उसको पोजीशन चेंज कर रहे थे, तो आपको उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए वर्क करना पड़ रहा था, नहीं करना पड़ रहा था? वो वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर था। आपने सामने वाले को कहा कि देखो मैंने ये रबड़ बैंड खींची है, इसमें वर्क है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, सामने वाला नहीं माना, उसके मुंह के पास ले जाओ, छोड़ दो ऐसे, बोलो अब माना, चट से उसके मुंह में लगेगा, बहुत ही चोट आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस रबड़ का पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने से उसमें एनर्जी स्टोर हुई, जैसे छोड़ा वो एनर्जी सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर हो गई। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप जहां बैठे होंगे, मेज के ऊपर छोटा सा कंकड़ लीजिए, अगर कंकड़ मतलब ऊपर बाहर से ना ले आना, उसको ऐसे गिरा दीजिए, चोट नहीं लगेगी। अगर वही कंकड़ लेकर के 10 मंजिल ऊपर चले जाओ और वहां से गिरा दो किसी खोपड़ी पे, सर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 10 मंजिल ऊपर गए थे तो उस कंकड़ को ऊपर ले जाना पड़ा था आपको, अपने आप नहीं जा रहा था। कंकड़ से कहा एक कंकड़ जा ऊपर, एक कंकड़ जा ही नहीं रहा, उसको लेके जाना पड़ा ना। ये अगर पेन हमारे हाथ में है और इसको हम हाइट पे रखना चाहते हैं तो नहीं जाएगा, हमको इसको ऐसे उठाना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे इसको छोड़ेंगे ये फिर अपनी पोजीशन पे आएगा और जो हमने वर्क किया वो ट्रांसफर कर देगा, बोले दादा लो अपना वर्क। यही एनर्जी है उसकी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू द पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड हमने क्यों यूज किया, देखो ध्यान से, पहले लिख लीजिएगा, द एनर्जी due to the position or configuration of the body is known as the potential energy। ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड हमने क्यों यूज किया, देखिए आप एक रबड़ लिए हुए थे, एक रबड़ बैंड मोटा, वो नहीं जो खोपड़ी में लगाते हो लड़कियां जो लगाती, छोटा सा ऐसे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा सा रबड़, मोटा ही थोड़ा लो, सामने वाले को दिखाओ तो ऐसे चुट से मारो, कहाँ सुन जाएगा, ऐसा खींच के मारो को सामने वाला 3-4 दिन याद रखे एनर्जी थी। आपने जब उस रबड़ बैंड को खींचा था तो क्या आप उसकी पोजीशन चेंज कर रही थी, हाइट तो नहीं चेंज कर रही थी, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही थी। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन भी चेंज हो रही थी लेकिन कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रहा था, इसकी वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, लिखिए एग्जांपल्स। नंबर 1 लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर की बात हम नहीं पढ़ाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो अगर ग्रेविटी में किसी बॉडी को हाइट पे ले जाना है, और हमारे पास बहुत दिनों से पेन है, बड़ा मुझे प्यार करता है, मेरे एपी है, मेरे एपी, हमने कहा बेटा जाओ वहां पर, चला जाएगा अपने आप? नहीं जाएगा। तो ग्रेविटेशन में अगर ले जाना है तो इसको हमको ऐसे ले जाना पड़ेगा, तो इसको ऊपर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए, ये एक बॉडी है, इसको h हाइट पे ले जा रहे हैं, m मास की बॉडी है, ठीक है, m मास की बॉडी का mg नीचे काम कर रहा है, h हाइट पे ले गए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता हूं, ये हो गया mgh, लिखो फिर हम बात करें आपसे। लिखा? ये बताओ, mg नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर गई है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अपोजिट में हो रहा है। हैं? अपोजिट हो रहा है ना, तो ये माइनस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना हम चाहिए। सर जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन में तो हो रहा है ना। यस, दिस इज द आंसर। जो अभी बोले भैया आप इस फोर्स के अलॉन्ग नहीं जा रहे, वो बॉडी नीचे की ओर फोर्स लगा रही थी, हम उतना ही फोर्स लगा करके बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम फोर्स जो लगा रहे हैं, वर्क वर्क कौन कर रहा है? वर्क हम कर रहे हैं ना, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो जितना फोर्स इसका वेट है उतना ही फोर्स लगा के हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए हम mg फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं, और वो इसीलिए पॉजिटिव है। समझ में आई बात? थोड़ा पहले सोचा करिए। वेरी गुड। हु हैज गिवन द आंसर? व्हाट इज योर नेम? सर श्रेया। वेरी गुड। नहीं, सभी लोग गुड, लेकिन थोड़ा सा सोच लिया करिए पहले, ठीक है? हमने इसीलिए आपको कंफ्यूज किया था। अच्छा, जैसे एक चीज हो, अगर आपने कहीं ऐसा वर्क किया है जहां आप पे अट्रैक्शन काम करे, वहां पर वर्क करना नहीं पड़ता है, वर्क ऑब्टेन हो जाता है। ध्यान रखिए, तो जहां पर वर्क ऑब्टेन होता है वहां वर्क हमेशा हमेशा, अट्रैक्शन जहां होता है वहां हमेशा निगेटिव होता है। जैसे आप 10 मंजिल ऊपर गए, लिफ्ट से गए, जीने से गए, कैसे भी गए, वहां से नीचे उतरना है। नीचे उतरने के तरीके कई हैं हमारे पास। एक तरीका है हम लिफ्ट के जरिए नीचे आ जाएं, एक तरीका है हम जीने से नीचे आ जाएं, एक तरीका है हम छलांग मार के नीचे आ जाएं। तीनों केस में नीचे आते वक्त आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है? अट्रैक्शन। क्या आपको वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप जीने पे ऐसे लेट जाइए, दर 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 पे नीचे आ जाओगे। आप उससे खिड़की से छलांग लगा जाइए, अपने आप नीचे आ जाओगे। जहां पर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वर्क होता है वो वर्क हमेशा निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है? निगेटिव। यानी निगेटिव वर्क ऑब्टेन होता है। दे दे भी कैसा मिलता था, ले ले 100 रुपये। तो जहां पर निगेटिव वर्क है, समझिए वो वहां पर क्या है, वहां अट्रैक्शन है, वहां वर्क ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छा चैप्टर है, आपने 8th 9th लेवल पे पढ़ा भी बहुत है, तो काफी कुछ उससे संबंधित है, लेकिन क्योंकि 11th क्लास में है थोड़ा सा बेसिक नहीं होगा। और सैटरडे को हम आपको क्या बताया हमने, रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन, 2D 1D वाला बताया था, याद है? 1 डायमेंशन वाला रिलेटिव मोशन पढ़ाया था हमने, एक स्ट्रेट लाइन वाला। और 2 डायमेंशन वाला हमने कहा था कि जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब हम पढ़ाएंगे। वेक्टर पढ़ाया, आपने याद नहीं दिलाया। वो तो मैं न्यूमेरिकल बताने के लिए दिमाग लगा रहा था, देखा क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के हैं, तो हमने कहा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, बहुत जल्दबाजी में आंसर मत दिया करिए, ठीक है? थैंक यू सर। यस। ओके ओके।